नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानोदय डिजिटल क्लासेस में। जैसा कि देख पा रहे हैं बच्चों कि आज की इस क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं कि आपके इस न्यू YouTube के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर क्या चल रहा है। YouTube के इस नए लर्निंग प्लेटफॉर्म पर साइंस की प्लेलिस्ट रन कर रही है और इस साइंस की प्लेलिस्ट में हम टीच कर रहे हैं केमिस्ट्री को, यानी कि रसायन विज्ञान को। ठीक है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। देखें, पहले आज थोड़ा इंट्रो जान लेते हैं। कक्षा 10, ठीक है, विज्ञान हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों, एमपी बोर्ड या बिहार बोर्ड के हों या किसी अन्य जो है किसी राज्य के स्टेट बोर्ड के हों। ठीक है, सभी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, केमिस्ट्री का इस बैच का जो हमने नाम रखा है वो है केमिस्ट्री का महाबोधि बैच 2026-27 के लिए। ठीक है, यहाँ पर महाबोधि का अर्थ ये होता है गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। महाबोधि वो स्थान है जहाँ पर जो है गौतम बुद्ध को परम ज्ञान या संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी के नाम पर हमने रखा है। यहाँ पर जो भी बच्चे जुड़ेंगे तो उन सभी बच्चों को क्या है, उन सभी बच्चों को केमिस्ट्री का संपूर्ण ज्ञान यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। संपूर्ण नॉलेज यहाँ पर दी जाएगी हाई स्कूल लेवल की। ठीक है, तो जो विद्यार्थी हिंदी माध्यम के हैं तो उन विद्यार्थियों के लिए ये लर्निंग प्लेटफॉर्म बड़े काम का है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, प्लेलिस्ट को फॉलो करें और पूरे लेक्चर को देखें। ठीक है, इस समय जो है केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको डे बाई डे हम यहाँ पर क्लासें अटेंड कर रहे हैं। आज जो है क्लास नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले इस चैप्टर की या जो इस चैप्टर का जो बेसिक है, बेसिक से जो रिलेटेड चीज़ें हैं उसके 3 लेक्चर्स ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो जिन बच्चों ने सबसे पहले उन लेक्चर्स को नहीं देखा है, उन क्लासेस को नहीं देखा है, वो क्लासेस को देखें। देखने के बाद अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं। ठीक है, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो साथ ही साथ नोट्स बनाते रहें। चलिए आज हम देखते हैं, तो एक्चुअल में आज ही हम अपने जो है इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले के 3 लेक्चर्स में हमने कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी, जैसे अणु क्या होते हैं, परमाणु क्या है, तत्व और यौगिक क्या है, आयंस क्या होते हैं। ठीक है, और आयंस के बेसिस पर हम कैसे अणुओं का और किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं, इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आज की क्लास में बच्चों हम डिस्कस करेंगे अभिक्रिया की परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन हम कहते किसे हैं। ठीक है, फिर अभिक्रियाओं के हम प्रकार जानेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसमें 2 प्रकार की रिएक्शन बच्चों हम पढ़ेंगे। पहला नाभिकीय अभिक्रियाएं, न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, और दूसरी पढ़ेंगी रासायनिक अभिक्रियाएं यानी कि केमिकल रिएक्शंस। तो आज की जो क्लास है एक तरीके से मान के चलो बच्चों ये बेसिक क्लास है। इस क्लास को स्किप ना करें। सभी बच्चों से मेरा यही कहना है, पूरी क्लास को देखें और अच्छे तरीके से समझें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, रटें नहीं। ठीक है, रटना नहीं है। चलें, अच्छा स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बेहतरीन सा शिक्षा के महत्व को बतलाता हुआ एक थॉट देख लेते हैं। बच्चों को साथ ही साथ एजुकेशन के साथ साथ शिक्षा क्यों जरूरी है, हमारे लिए शिक्षा क्यों बनाई गई है प्राचीन समय से, तो इसके महत्व को भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ज्ञानोदय डिजिटल क्लासेस की ओर से आज का विचार देखते हैं, बेहतरीन सा थॉट देखें। कह रहे हैं कि पेन की ताकत दुनिया की हर तलवार और बंदूक से कई गुना ज़्यादा होती है। इसमें थोड़ी ही शब्दों में काफ़ी जो है बड़ी बात को कहा गया है कि जो पेन की ताकत होती है वो दुनिया की हर एक तलवार और बंदूक से कई गुना ज़्यादा होती है। ठीक है, महत्व क्या है, लड़ाई झगड़े सिर्फ नुकसान होता है, लड़ाई झगड़ा जहाँ भी हम करते हैं उससे सिर्फ हमें नुकसान होता है, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति अपनी कलम और अपने विचारों से पूरे समाज और कानून को बदल सकता है। कलम से लिखा गया ज्ञान सदियों तक जिंदा रहता है। कलम से लिखा गया कोई भी ज्ञान है वो सदियों तक सदियों तक जिंदा रहता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के जो संविधान निर्माता कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर,
तो वो क्या थे, उनका जो जन्म था वो बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था और वो जाति से शूद्र थे। मतलब जो है प्राचीन समय में शूद्रों की जो स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय थी, तो उनको पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं होता था और भी उनकी सामाजिक जो स्थितियाँ बहुत डाउन होती थी, खराब होती थी, उनके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किए जाते थे। तो उन्होंने जो है अपने पेन की ताकत की दम पर, यानी कि पढ़ लिख कर शिक्षित होकर ही तो ये इतनी मोटी किताब लिखी, हमारा संविधान लिखा, जिससे आज हमारा पूरे देश का जो है शासन जो है मतलब चलाया जा रहा है, सिस्टम पूरा चल रहा है। ठीक है, तो कैसे लिखा? शिक्षा के दम पर ही लिखा, अपने विचारों के दम पर लिखा। तो एक शिक्षा ने ही जो है एक सामान्य व्यक्ति को क्या बना दिया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बना दिया। किसने बनाया? शिक्षा ने, शिक्षा ने बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ना लिखना आज के समय में बहुत जरूरी है, हर एक बच्चे को शिक्षित अवश्य होना चाहिए। शिक्षा के दम पर ही आप अपना, अपने परिवार का और यहाँ तक कि अपने आगे आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य संवार सकते हैं। ठीक है, कैसा लगा आज का ये थॉट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लेक्चर को लाइक करें, जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। देखें, आपके सामने एक स्लाइड लगी हुई है बच्चों, अभिक्रिया की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन ऑफ रिएक्शन। इस अभिक्रिया हम किसे कहते हैं? अभिक्रिया हम किसे कहते हैं? मान के चलें, इसको एक सामान्य से उदाहरण से हम पहले समझ लेते हैं। ये कुछ जो लिखा है इसको बाद में देखते हैं, पहले उदाहरण से समझ लेते हैं। मान के चलिए कि जैसे कहीं पे कोई अखाड़ा है, ठीक है, कहीं पे कोई अखाड़ा है, तो वहां पर दो पहलवान आ गए, पहलवान ए और पहलवान बी। ठीक है, इनको हम नाम दिए दे रहे हैं, बना नहीं रहे। ठीक है, पहलवान ए और पहलवान बी। अब ये पहलवान ए और पहलवान बी आपस में क्या करें? आपस में रिएक्शन करें। मतलब रिएक्शन का मतलब ये रिएक्शन क्या करें? रिएक्शन करने मतलब एक दूसरे पे दाव पेच अपनाएं, एक दूसरे को जो है उठा के पटके इधर उधर जो है गिराएं जो है। ठीक है, तो इस तरीके से आपस में लड़ाई करें, एक दूसरे को हराएं दाव पेच की सहायता से जो है। ठीक है, कुश्ती में हराएं। तो जब ये एक दूसरे से आपस में क्रिया करेंगे, एक दूसरे को हराएंगे, मारेंगे, उठा के पटकेंगे, गिराएंगे, तो ये क्या हो रही है? रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों? एक प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा? बच्चे कहेंगे तो प्रोडक्ट का मतलब उसने उसके मारा, उसके मारा, तो उसके वहाँ पे चोट लगी, उसके वहाँ पे जो है दर्द हुआ। तो ये सब उठा पटक जो चल रही है, ठीक है, हराया जा रहा है, गिराया जा रहा है, तो ये क्या है? ये सब प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से अच्छा यहाँ पर ए और बी आ गए और ये एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहे, इन्होंने एक दूसरे को देखते ही रहे, कोई रिएक्ट नहीं किया, तो क्या हम कहेंगे अक्रिया हुई? तो हम कहेंगे कोई अक्रिया नहीं हुई। ठीक उसी प्रकार से आप केमिस्ट्री में समझ लीजिए कि जब दो अणु आपस में एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो आमने सामने आने पर ये दोनों अणु आपस में एक दूसरे से क्रिया करते हैं। इस क्रिया के दौरान क्या होता है कि पुराने बने हुए जो अणु होते हैं वो आपस में क्रिया करके किसी नए प्रकार के अणु का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, अभी इतना ही जाने, आगे हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सरल शब्दों में पहले समझ लें अब क्रिया की परिभाषा। देखें, जब दो या दो से अधिक, कम से कम दो चीजें तो होनी चाहिए भाई। पहलवानी अगर यहाँ हो रही तो दो पहलवान तो होने चाहिए, एक पहलवान से थोड़ी ना काम चल जाए। तो कम से कम या जब दो या दो से अधिक चीजें आपस में मिलकर या टूटकर कोई नई चीज बनाती हैं, जिसके कारण जिसके गुण पुरानी चीजों से बिल्कुल अलग होते हैं, तो इसे हम अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दूध से दही का बन जाना, जैसे लोहे पे जंग का लगना। तो लोहे पे जंग का लगना और दूध से दही का बनना, ये क्या हो गई? अभिक्रिया हो गई, रिएक्शन हो गई। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि एक सामान्य परिभाषा लिखी हुई है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या चीजें आपस में मिलकर या टूटकर कुछ ऐसे नए पदार्थ को या चीजों को बना दें जिसके गुण जो है वो पुराने पदार्थ से भिन्न हों, तो इसे हम क्या कहेंगे? अभिक्रिया कहेंगे। जैसे लोहे पे जंग का लगना और दूध का दही में बदलना। ठीक, चले अच्छा इसका स्क्रीनशॉट लेने, एक सामान्य परिभाषा हो गई। अब हम साइंटिफिक नजरिए से देखेंगे, वैज्ञानिक तरीके से, कि कैसे हम एक अभिक्रिया को परिभाषित करें। देखो बच्चों, यहाँ पर देखो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिभाषा दे रखी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखो, कह रहे हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें रिएक्टेंट्स
अभिकारक के परमाणुओं के बीच पुराने रासायनिक बंध टूटते हैं और नए उत्पादों प्रोडक्ट्स के निर्माण के लिए नए बंध बनते हैं, तो ऐसे क्या कहलाती हैं? तो इसे अपक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में तत्वों के परमाणु नहीं बदलते बल्कि उनका पुनर्गठन रीअरेंजमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? रीअरेंजमेंट हो जाता है। चलिए बच्चों देखते हैं, इसको हम पहले समझ लेते हैं अपने सामान्य शब्दों में। रिएक्शन को हम लेके यहाँ पर उदाहरण लेके समझाते हैं। देखो बच्चों, जैसे मान के चलो हम यहाँ पर एक रिएक्शन ले रहे हैं। इस रिएक्शन को हम कह रहे हैं A प्लस बी। A प्लस बी, ये हमारे दो जो हैं अणु हैं, एक A है और एक B है, और इसमें हमारा प्रोडक्ट बन रहा है C। ठीक है, तो ये हमारे सामने एक अपक्रिया हो रही है। इस अपक्रिया में क्या होगा? जो अणु आपस में भाग लेंगे, जिन अणुओं के आपस में क्रिया करने से नया उत्पाद बनता है, नया पदार्थ बनता है, उन अणुओं को हम अभिकारक कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ध्यान से सुने इस बात को, हालांकि इस बात को आगे के लेक्चर्स में भी हम समझेंगे डिटेल में जब हम रासायनिक समीकरण को पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसको थोड़ा समझ लें। इंग्लिश में इसको कहते हैं रिएक्टेंट। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं बच्चों? रिएक्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चे अभिकारक कितने हैं? दो। एक अभिकारक और A है और एक अभिकारक B है। यानी कि बे अणु या बे यौगिक जिनके परस्पर आपस में क्रिया करने से नए उत्पाद का निर्माण होता है, उन्हें अभिकारक अणु कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अभिकारक अणु जब आपस में क्रिया करके जो नया पदार्थ देते हैं उसे हम कहते हैं उत्पाद। उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। इंग्लिश में बच्चों हम इनको कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो अभिकारक अणुओं के आपस में क्रिया करने से जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, उत्पाद के साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट बन जाते हैं जिन्हें हम क्रिया में बनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो बनते हैं, तो ऐसे हम उत्पादों को कहते हैं सह उत्पाद। बच्चों क्या कहते हैं? सह उत्पाद कहते हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं बाई प्रोडक्ट। इंग्लिश में इनको हम क्या कहते हैं? बाई प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि आप जो है गाड़ी चलाते हैं, आप अपनी कार या बाइक को चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल डालते हैं। तो पेट्रोल जब आप गाड़ी में डालेंगे तो उसमें जो है परिणाम के रूप में जो गाड़ी होगी वो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगी। तो ये तो आपको परिणाम मिल गया, रिजल्ट मिल गया। इसके साथ ही साथ उसमें से धुआं निकल रहा है। क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है, यानी कि जो धुआं है वो वहाँ से निकल रहा है। तो ये जो धुआं जो साइलेंसर से निकल रहा है ये है बाई प्रोडक्ट सह उत्पाद। ये धुआं आप निकलने से रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर क्रिया चलेगी तो धुआं निकलेगा। अगर पेट्रोल टंकी में जाएगा, अगर क्या नाम मोटर काम करेगी तो क्या होगा? धुआं भी निकलेगा। ठीक, तो इसी प्रकार क्रियाओं में कुछ ऐसे सह उत्पाद भी बन जाते हैं। ठीक, तो ये हमारी एक सामान्य सी रासायनिक अपक्रिया हो गई। रासायनिक वो अपक्रियाओं के दौरान क्या होता है? सामान्यतः अणुओं में जो परमाणुओं के मध्य जो पहले से बने बंध होते हैं वो टूटते हैं और नए बंधों का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी? रासायनिक अपक्रिया की एक उदाहरण के द्वारा समझाने का तरीका। इस तरीके से हम चीज़ों को समझते हैं। चलिए, अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलें, अच्छा, आ जाते हैं। तो अपक्रिया की परिभाषा हमने जान ली। ठीक है, कि वह प्रक्रिया जिसमें रिएक्टेंट अब समझ गए कि ये ए और बी यहाँ पर रिएक्टेंट है, कि परमाणुओं के बीच बने पुराने रासायनिक बंध टूटते हैं और नए उत्पादों के निर्माण के लिए नए बंध बनते हैं, अपक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया में बस ये है कि तत्वों के परमाणु नहीं बदलते बल्कि उनका पुनर्गठन रीअरेंजमेंट हो जाता है। परमाणुओं के जो अणु हैं बस इधर उधर जाके मतलब जुड़ के जो है नए बंध बना लेते हैं, दोबारा उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है। ठीक, चलें, अच्छा, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस बात को हम रासायनिक अपक्रियाओं में और अच्छे से समझेंगे। चलें, अच्छा, अब हम देखते हैं अपक्रियाओं के प्रकार, मेन टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो देखो बच्चों, रिएक्शन सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से अपक्रियाओं को दो बड़े भागों में बांटा गया है। एक होती है नाभिकीय अपक्रियाएं, न्यूक्लियर रिएक्शंस, और एक हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस। नाभिकीय अपक्रियाएं किन्हें कहते हैं? तो ध्यान से सुनो बच्चों, वे अपक्रियाएं जिनमें परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं, न्यूक्लियस भाग लेते हैं, नाभिकीय अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, बस इतना ध्यान रखें।
तो देखो वे अपक्रियाएं जिनमें परमाणुओं के नाभिक यानी कि न्यूक्लियस भाग लेते हैं नाभिकीय अपक्रियाएं कहलाती हैं। इन अपक्रियाओं में क्या होता है, इन अपक्रियाओं में एक प्रकार का परमाणु या तो दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाता है या उस परमाणु का नाभिक विखंडित हो जाता है और वो परमाणु टूटकर समाप्त हो जाता है। आई बात समझ में? तो इसी आधार पर नाभिकीय अपक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। आई बात समझ में? तो नाभिकीय अपक्रिया किन्हें कहते हैं? वे अपक्रियाएं जिनमें परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं नाभिकीय अपक्रियाएं कहलाती हैं। दूसरी बात, इन अपक्रियाओं में एक प्रकार का परमाणु या तो दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाएगा या उस परमाणु का नाभिक टूट जाएगा और वो परमाणु नष्ट हो जाएगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसी आधार पर ये अपक्रियाएं दो प्रकार की हम पढ़ेंगे, एक नाभिकीय संलयन और एक नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन में एक नए परमाणु की उत्पत्ति होगी, नाभिकीय विखंडन में एक परमाणु जो होगा उसका विखंडन हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो टूटकर समाप्त हो जाएगा। ठीक है। मुख्य विशेषता देख लें, इनमें परमाणुओं के बाहरी इलेक्ट्रॉनों की कोई भूमिका नहीं होती है, बल्कि सीधे नाभिक के अंदर मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बदलाव होता है। इसी कारण पुराने तत्व नष्ट होकर बिल्कुल नए तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं और विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये सब क्रियाओं की मुख्य विशेषताएं हैं। चलें अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय अपक्रियाएं जो हैं ऊर्जा के प्रमुख सोर्स हैं, इनसे हमें ऊर्जा मिलती है, अभी हम समझेंगे। देखो भाई, नाभिकीय अपक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। देखो, परमाणु के नाभिक में होने वाले बदलाव, विघटित होने या दूसरे परमाणु में बदलने के आधार पर ये अपक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला है नाभिकीय विखंडन अपक्रियाएं, इंग्लिश में इनको कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। इंग्लिश में को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजन। क्या है परिभाषाएं? इनमें क्या होगा, इस प्रकार की नाभिकीय अपक्रियाओं में, ध्यान से सुने सभी बच्चे, कि इस प्रकार की नाभिकीय अपक्रियाओं में एक बड़े परमाणु का जो नाभिक होगा वो टूटकर विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ऐसी अपक्रियाएं नाभिकीय विखंडित अपक्रियाएं कहलाती हैं। विखंडन का मतलब ही होता है टूटना। विखंडन का मतलब बच्चों क्या होता है? टूटना, सामान्य भाषा में। ठीक है। और विखंडन को, टूटने को इंग्लिश में कहते हैं फिजन, FISSION। देखें, इस अपक्रिया में एक भारी परमाणु का नाभिक विघटित होकर या टूटकर दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में बदल जाता है। ठीक है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण ध्यान रखो बच्चों, परमाणु बम यानी कि एटम बम। परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो इसी सिद्धांत पर काम करता है। परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। इसमें यूरेनियम जैसे भारी परमाणु का नाभिक न्यूट्रॉन की टक्कर से टूटता है, जिससे पल भर में अत्यंत विनाशकारी और अनियंत्रित ऊर्जा निकलती है। जैसा कि हमने बताया कि जब बहुत बड़ी मात्रा में यूरेनियम के परमाणु के जो नाभिक हैं वो एक साथ विखंडित होते हैं, टूटते हैं, तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा एक जगह इकट्ठी होती, निकलती है। वही ऊर्जा एकदम विस्फोट का रूप लेती है, जिससे जहां पर भी ये बम गिरता है वहां पर क्या होता है? विस्फोट होता है, और विस्फोट से काफी जो है जनधन हानि होती है। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखो कि जो नाभिकीय विखंडन अपक्रियाएं हैं, इन अपक्रियाओं में क्या होता है, एक बड़े परमाणु का नाभिक टूटता है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में विनाशकारी ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है, क्योंकि इस ऊर्जा से विनाश हुआ। ठीक है। परमाणु बम इसका बेहतरीन उदाहरण है। चलें अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी फेयर कॉपी में इनको नोट डाउन करते चलें। ये सब चीज़ें जो हैं हो सकता है आपकी बुक में ना दे रखा हो, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है। कभी कभार इनके बारे में पूछा जाता है। ये बेसिक है, इस चैप्टर का बेसिक है, इसको स्किप नहीं करना चाहिए, किताबों ने स्किप कर दिया है। अब देखें दूसरी टाइप की रिएक्शन, नाभिकीय संलयन क्रिया, इसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो बच्चों, संलयन का मतलब होता है जुड़ना। संलयन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है? वे नाभिकीय अपक्रियाएं जिसमें दो छोटे परमाणुओं के नाभिक आपस में जुड़कर, आपस में संलयित होकर एक जो है नए नाभिक का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अपक्रियाएं नाभिकीय संलयन कहलाती हैं। इन अपक्रियाओं के फलस्वरूप भी क्या होता है? बड़ी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। इसका बहुत बेहतरीन उदाहरण है सूर्य, सन। ठीक है। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं।
कि इसका जो उदाहरण है बच्चों सूर्य है। जैसे मान के चले कि जो सूर्य है, सूर्य जो है, सन है, वो एक प्रकार का तारा है। सूर्य यानी कि सन की यहाँ बात कर रहे हैं। सूर्य जो कि एक प्रकार का तारा है। तारा क्या होता है? तारा भी मतलब एक तरीके से खगोलीय पिंड होते हैं जिनकी खुद के अपने पास ऊर्जा होती है, खुद का अपना प्रकाश होता है। सूर्य जो होता है वो एक्चुअल में देखा जाए तो दो तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और हीलियम से। सूर्य के अगर रासायनिक संगठन की बात की जाए, सन को, सूरज को आप जो है रासायनिक पॉइंट ऑफ मतलब केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, रासायनिक दृष्टि से देखते हैं तो सूर्य केवल दो घटकों से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन और हीलियम से। बाकी इसमें कुछ नहीं है। हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना एक जलता हुआ आपका गोला है। होता क्या है कि सूर्य में बहुत सारे होते हैं हाइड्रोजन के परमाणु। उस हाइड्रोजन के परमाणु का हमने एक ये बना लिया नाभिक, और एक हमने जो है नाभिक ये बना लिया। ठीक है, तो दो हमने हाइड्रोजन के परमाणु ले लिए और दोनों के हमने क्या बना लिए? नाभिक बना लिए। ठीक है, ये भी हाइड्रोजन का एक नाभिक है और ये भी हाइड्रोजन का एक नाभिक है। ठीक, हाइड्रोजन के नाभिक में क्या होता है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन इसमें होता नहीं है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक प्रोटॉन इसमें। जब नाभिकीय संलयन होगा तो इन दोनों के जो नाभिक होंगे आपस में फ्यूज कर जाएंगे और एक ही नाभिक का निर्माण करेंगे। अब इस एक ही नाभिक में ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। भाई जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और फिर दोनों प्रोटॉन भी एक ही नाभिक के अंतर्गत आ जाएंगे। अब ये जो नाभिक बनेगा ये बन जाएगा हीलियम का नाभिक। किसका बन जाएगा बच्चों? हीलियम का बन जाएगा। तो ये जब प्रोसेस होगी, जब दो हाइड्रोजन के परमाणुओं के नाभिक आपस में क्रिया करेंगे तो इसी को हम कहेंगे बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन। इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियर फ्यूजन, संलयन कहेंगे। ठीक है, और इस संलयन की प्रक्रिया के फलस्वरूप लार्ज अमाउंट में एनर्जी उत्सर्जित होगी। क्या उत्सर्जित होगी बच्चों? लार्ज अमाउंट में एनर्जी, ऊर्जा। और यही एनर्जी हमें सूर्य से प्राप्त होती है। ठीक है, सूर्य से जो हमें लाइट मिल रही है, सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है, इस पृथ्वी पर जो जितने भी प्राणी सर्वाइव कर रहे हैं उनको ऊर्जा कहाँ से मिल रही? सूर्य से मिल रही है। इनडायरेक्टली पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा उस ऊर्जा को सूर्य की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल लेते हैं, भोजन में भंडारित कर लेते हैं। वही भोजन हम खाते हैं, वही ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है। तो एक्चुअल में जो एनर्जी हमारे शरीर में आई है वो यहीं से आई है। उसका एक्चुअल जो ओरिजिन है वो इस प्रकार हुआ है। समझ लें इस बात को। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट आपकी बुक में नहीं होंगे। ठीक है, ये बुक में नहीं होंगे। पहले की जो किताबें थी, ठीक है, ज़्यादा पहले की नहीं, अगर हम ज़्यादा 6-7-5 साल पहले जाएं, ठीक है, तो उन किताबों में इन सब चीज़ों को इंक्लूड रखा गया था। लेकिन धीरे धीरे क्या है, किताबों का साइज, उनका व्यास, उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई, उनका वजन दिनों दिन घटता जा रहा है। इसका कारण है पढ़ने वाले बच्चों की कमी होती चली जा रही है। आज के समय का बच्चा जो है बहुत कम पढ़ना चाहता है, उसको शिक्षा के महत्व के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। हमारे साथ जुड़े हैं, प्रॉपर पढ़ते रहें, चीज़ों को समझते रहें। विज्ञान एक समझने वाली चीज़ है। विज्ञान को अगर आप सही से समझ के पढ़ रहे हैं तो विज्ञान से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, आप विज्ञान के दीवाने हो जाएंगे। चाहे आप जीव विज्ञान पढ़ें, चाहे भौतिक विज्ञान पढ़ें, चाहे आप रसायन विज्ञान पढ़ें, अगर आपके सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन का एक बेहतरीन सा उदाहरण। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको लिखना चाहें तो अपनी फेयर कॉपी में उसके नीचे लिख सकते हैं। चलें, अच्छा, तो नाभिकीय संलयन समझ गए। चलिए आइए देखते हैं। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक हल्के परमाणु के नाभिक अत्यधिक उच्च तापमान और दाब पर आपस में जुड़कर यानी कि संलयित होकर एक भारी परमाणु के नाभिक में बदल जाते हैं। जैसे हमने अभी बताया था कि दो हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम का एक परमाणु बना देते हैं। उदाहरण जैसे सूर्य बता दिया है। सूर्य ब्रह्मांड के अन्य तारों में ऊर्जा का अटूट स्रोत नाभिकीय संलयन ही है। ठीक है, सूर्य के भीतर लगातार हाइड्रोजन के हल्के नाभिक आपस में मिलकर हीलियम के भारी परमाणु में बदलते रहते हैं, जिससे हमें प्रकाश और ऊष्मा मिलती रहती है। ठीक है, चलें, अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लें इसका और इसको अपनी फेयर कॉपी पे नोट डाउन करें।
तो ये हो गया नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय अक्रियाएं बच्चों कितने प्रकार की हमने पढ़ी? 2 प्रकार की, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन में एक परमाणु टूट जाएगा, उसका नाभिक उसका समाप्त हो जाएगा और उसमें भी अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलेगी। उसका उदाहरण हमने जाना परमाणु बम। नाभिकीय संलयन में क्या होगा? 2 छोटे परमाणु आपस में जुड़कर, उनके नाभिक जुड़कर एक नए परमाणु का निर्माण करेंगे और इसमें भी अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। सूर्य इसका उदाहरण है। इसके साथ साथ जो हाइड्रोजन बम है, जैसे परमाणु बम होता है वैसे ही हाइड्रोजन बम होता है। तो हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। अब दूसरे टाइप की रिएक्शन देख लेते हैं जिसको हम कहते हैं रासायनिक अपक्रियाएं, यानी कि केमिकल रिएक्शंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इन्हीं अपक्रियाओं को हमें अपने इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन के बारे में जितना जानना था हम जान चुके हैं। अब रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अपक्रियाओं की परिभाषा बेसिक लेवल से उठाएंगे और आगे आने वाले लेक्चर्स में रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार के बारे में जानेंगे। देखो, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें परमाणुओं के बाहरी कोष, ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। वे अभिक्रियाएं जिनमें परमाणुओं के बाहरी कोष आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, रासायनिक अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, तो रासायनिक अपक्रियाएं कहते कि नहीं, एक लाइन की परिभाषा है, वे अपक्रियाएं जिनमें परमाणुओं की बाहरतम कोष या बाहरी कक्षा आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, रासायनिक अपक्रियाएं कहलाती हैं। नाभिकीय अपक्रियाओं के लिए हमने क्या कहा था कि वे अपक्रियाएं जिनमें परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं, न्यूक्लियस भाग लेते हैं, तो वे नाभिकीय अपक्रियाएं कहलाती हैं। तो नाभिकीय अपक्रियाओं में परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं और रासायनिक अपक्रियाओं में परमाणुओं के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इस बात को ध्यान रखें। मुख्य विशेषता देखें, इस प्रकार की अपक्रियाओं में परमाणु का नाभिक पूरी तरह सुरक्षित रहता है, उसे अपक्रिया से कोई लेना देना नहीं रहता है और तत्व का रूप भी नहीं बदलता है। इसमें जो तत्व है, जो परमाणु है, वही रहेगा, उसका रूप नहीं बदलेगा। ये नहीं कि हाइड्रोजन जो है आपस में जुड़ गए, हीलियम बन गया, या यूरेनियम का परमाणु टूट गया, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया, ऐसा नहीं होगा। इसमें जो परमाणु है वही परमाणु सेम टू सेम रहेगा। इसमें केवल अभिकारकों के बीच बने पुराने रासायनिक बंध टूटते हैं और उत्पादों के निर्माण के लिए इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान या साझेदारी से नए बंध बनते हैं। आई बात समझ में? तो इसमें बस यही होगा कि परमाणु का जो नाभिक होगा वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और जो तत्व है, जो परमाणु है, वो अपना अस्तित्व नहीं बदलेगा। इसमें क्या होगा कि जो अणुओं के, परमाणुओं के मध्य जो पहले से बने पुराने बंध हैं, वो बंध टूट जाएंगे और उसकी जगह पे नए रासायनिक बंधों का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, सरल उदाहरण जैसे कार्बन का जलना या लोहे पे जंग का लगना। ठीक है, ये एक सरल उदाहरण है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके यहाँ पे क्या बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं, तो ये एक रासायनिक क्रिया हो रही है। चलिए, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आपको एक बेहतरीन सी क्रिया के माध्यम से रासायनिक अपक्रियाओं को समझाते हैं। इसकी परिभाषा लिख लें। देखो बच्चों, अब जैसे मान के चलो एक हम बेहतरीन से क्रिया लेते हैं, एक सरल सी क्रिया, और इसमें हम आपको समझा देते हैं। जैसे मान के चलो हमारे सामने एक क्रिया है जिसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, 2 अभिकारक अणु हैं, आपस में क्रिया कर रहे हैं और क्रिया करके यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में दे रहे हैं NaCl और बाई प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर बच्चों दे रहे हैं H2O। ठीक है, तो ये हमारे सामने केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक क्रिया है, जिसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आपस में क्रिया कर रहे हैं। दोनों अभिकारक अणु हैं, क्रिया करके NaCl सोडियम क्लोराइड नमक और H2O दे रहे हैं। NaCl यहाँ पर उत्पाद के रूप में बन रहा है, H2O यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है। अब जब ये क्रिया बच्चों जब होती है तो इसमें देखो क्या होता है कि इसको हम बेसिक से समझा देते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, HCl एक अणु है, HCl में क्या होगा, HCl में
हाइड्रोजन और क्लोरीन के मध्य जो बंध बना है ये वाला बंध यहाँ पर टूट जाएगा, इसके ऊपर प्लस साइन आएगा, इसके ऊपर माइनस साइन आएगा। अब क्यों अभी प्लस आएगा, क्यों माइनस आएगा, इस बात को भी रहने दें, इस बात को हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी केवल आप इतना समझ लें रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक। तो ये बंध टूट जाएगा, पुराना बना हुआ बंध टूट जाएगा, ये H+ और ये Cl- बन जाएगा, ठीक। अब हम जरा NaOH की बात कर लेते हैं बच्चों, NaOH की बात यहाँ पे किए लेते हैं कि NaOH जो अभिकारक है, इसमें भी बच्चों क्या होगा, इसमें भी सोडियम और OH के मध्य जो पुराना रासायनिक बंध बना है ये टूटेगा, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस आएगा, तो ये बंध टूट जाएगा, तो ये Na+ बन जाएगा और ये OH- आयन अलग हो जाएंगे। क्या समझे कि HCl और NaOH के मध्य जो पुराने रासायनिक बंध बने थे, भाई अणु है, अणु में परमाणुओं के मध्य जो पुराने रासायनिक बंध बने थे वो टूट गए, और टूटने से ये सब आयनों के रूप में अलग अलग हो गए, सब पुराने रासायनिक बंध टूट गए। अब नए रासायनिक बंधों के निर्माण होगा, उन नए रासायनिक बंधों के बनने से नए अणुओं का निर्माण होगा। तो देखो यहाँ पर ये जो H+, ये जो Na+ है, यहाँ पर हम चेंज किए दे रहे हैं कि जो Na+ है, ठीक है, जो Na+ है ये अपने अपोजिट चार्ज वाले आयन के साथ जुड़ जाएगा और ये बना देगा NaCl, बन गया एक नया प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो नया बंध बन गया, यहाँ पर Na+ और Cl- आयन आपस में क्रिया करके नया बंध बना लिया, NaCl बन गया। उसी प्रकार यहाँ से बच्चों देखो कि जो H+ है, ये H+ और ये OH- आयन से क्या कर जाएगा, क्रिया कर जाएगा और बन जाएगा H2, ठीक। देख लें आप, इसी में आप पूरी अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित कर सकते हैं। इस अभिक्रिया में क्या हुआ है कि अभिकारक अणुओं में परमाणुओं के मध्य जो पहले से बने बंध थे वो टूट गए, देखो ये तोड़ दिए हमने, और फिर दोबारा जो परमाणु प्राप्त हुए, जो आयन प्राप्त हुए, उनका दोबारा रीअरेंजमेंट किया गया, उनको व्यवस्थित किया गया। व्यवस्थित करने से उन परमाणुओं के मध्य जो है दोबारा से नए बंधों का निर्माण हुआ। तो उन नए बंधों के निर्माण होने से नए पदार्थों की, नए अणुओं की, नए यौगिकों की उत्पत्ति हुई। बस इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आई बात समझ में। तो जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में यही होता है कि अणुओं के मध्य पहले से बने हुए पुराने बंध टूट जाते हैं और परमाणुओं के दोबारा व्यवस्थित होने से, रीअरेंजमेंट होने से क्या होता है, नए बंध बनते हैं, जिससे नए उत्पादों का, नए पदार्थों का निर्माण होता है। आई बात समझ में। तो ये होता है रासायनिक अभिक्रियाओं में। रासायनिक अभिक्रियाओं में केवल और केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं के नाभिकों से कोई लेना देना नहीं है। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु सेम टू सेम रहते हैं, परमाणु या तत्व अपना रूप नहीं बदलते। यहाँ देखो कोई परमाणु लॉस हुआ, किसी परमाणु ने कोई अपना रूप बदला, नष्ट हुआ, नया बना, नहीं बना, जो थे वही रहे, बस इधर उधर अरेंज हो गए, ठीक है। पहले यहाँ पे देखो H के साथ क्या जुड़ा था, Cl जुड़ा था, अब यहाँ पे देखो H के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ गया, यहाँ पे सोडियम के साथ OH जुड़ा था, अब यहाँ पे देखो सोडियम के साथ आके Cl जुड़ गया, तो बस रीअरेंजमेंट हो गया है। चलिए अच्छा, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों में इतना ही जानना था। ये इस मतलब चैप्टर की शुरुआत थी, एक तरीके से बेसिक थी, ठीक है। इन चीज़ों को सही से समझ लें कि अभिक्रियाएं एक्चुअल में हम किन्हें कहते हैं, ठीक है। अभिक्रिया क्या होती हैं, अभिक्रिया के टाइप्स हमने जाने 2 प्रकार के, ठीक है, नाभिकीय अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रियाएं। नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में हमने जाना कि वे अभिक्रियाएं जिनमें परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं, नाभिकीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं हमने पढ़ी, रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें परमाणुओं के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो बेहतरीन तरीके से हमने चीज़ों को डील किया है, समझाया है। आप अपनी फेयर कॉपी में इनको नोट डाउन कर लें विद एग्जाम्पल, ठीक है। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। मिलते हैं अगले
टॉपिक में। आगे हम जानेंगे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। आगे इस पूरे चैप्टर में रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार हमें पढ़ने हैं, जिसमें योगात्मक अपक्रियाएं, प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, विघटन अपक्रियाएं, इस तरीके की अपक्रियाएं हैं। उन सभी अपक्रियाओं को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। चलें, अच्छा जुड़े रहें हमारे साथ, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।